नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, आज हम ईएसआईसी एमटीएस का मैथ का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सॉल्व करेंगे और जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। ईएसआईसी एमटीएस का एग्ज़ाम 7 मई को है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, यानी आपके पास केवल 10 दिन का समय बचा हुआ है। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें और मैथ के 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ईएसआईसी एमटीएस पूछता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो देखिएगा, न्यूनतम संख्या, हम न्यूनतम संख्या कैसे निकालते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, 24, 56 और 72 का हमें मासा लेना पड़ेगा। बोले तो एचसीएफ। क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। देखिएगा, हम यहाँ पर 24 का एचसीएफ लेते हैं, 24 के हम फैक्टर करते हैं और यहाँ पर हम 56 के फैक्टर करते हैं और 72 के फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे तभी तो हम एचसीएफ निकाल पाएंगे। आप लोगों ने एचसीएफ एलसीएम निकालना जरूर सीखा होगा। देखिएगा, एक बार और यहाँ पर देखिएगा, 24 के फैक्टर करेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ये 24 के फैक्टर निकल के आए। अब 56 के फैक्टर करेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। 72 के फैक्टर करेंगे इसी प्रकार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 72। अब यहाँ पर निकालेंगे हम एचसीएफ निकालने के लिए हम लेंगे इनमें से कॉमन। कॉमन क्या है इनमें से? देखिएगा, 2 क्या है, 2, तीनों में से 2 कॉमन है और यहाँ पर भी तीनों में से 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है। क्लियर? अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 क्या निकल आई? न्यूनतम संख्या निकल आई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, देखिएगा, हम 24 में भी 8 का भाग लगाएंगे और 56 में भी 8 का भाग लगाएंगे और 72 में भी हम 8 का भाग लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिएगा, 8 से 24 कटेगा, 8 3 24 3 बार, और 8 से 56 कटेगा, 8 7 56 7 बार, 8 से 72 कटेगा 9 बार, 8 9 72। अब इनको ऐड कर लेंगे। देखिएगा, 3 7 प्लस 9 कितना हो गया हमारा? 7 3 10 9 19। कितना हो गया? 19। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 19। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिएगा, ये है समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे दिया ए बी सी। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। आगे देखिए, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक हम वृत्त खींचते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से हम एक वृत्त खींचते हैं। देखिएगा, गोल नहीं बना है, हमने वृत्त खींच लिया। अब देखिएगा, समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें रेडियस फाइंड करना है सर्कल की। तो देखिएगा, 2 भुजाओं की लंबाई, पहली भुजा की 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की 24 सेंटीमीटर है। यानी कि बोलें तो ए वाली भुजा कौन सी होती है हमारी? परपेंडिकुलर, यानी इसको हम बोलते हैं लंब। और जो ए वाली भुजा होती है इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? आधार। क्लियर है? और इसको बोलते हैं हम कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है? और इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। यहाँ पर लिख देते हैं हम लंब। अब यहाँ पर देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर ए सी, यानी कर्ण बराबर होता है ए सी बराबर होता है अंडर रूट
ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर, और प्लस बेस स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर। बेस कितना हमारा बी सी, तो यहाँ पर देखिएगा बी सी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये होता है हाइपोटेन्यूस बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है ई सी, ये लाइन दी गई है तो हमने ई सी लिख लिया। ए बी स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पर लंब यानी परपेंडिकुलर, और बी सी स्क्वायर क्या है हमारा यहाँ पर आधार। अब इसमें देखिएगा हम मान रख देंगे यानी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ए सी बराबर ए बी स्क्वायर कितना है हमारा 10 का स्क्वायर, और बी सी कितना हो जाएगा 24, तो 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा ए हो जाएगा हमारा 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576, तो ये कितना हो गया √676, और 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है 676 का 26, तो हाइपोटेन्यूस कितनी निकल आई हमारी 26 सेंटीमीटर। कितनी निकल आई 26 सेंटीमीटर। देखिएगा हमें तीनों भुजाएं मिल गई। अब निकालेंगे हम इसका अर्ध परिमाप, यानी कि हम तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, तब हमारा क्या निकल आएगा अर्ध परिमाप, यानी कि एस निकल आएगा। तो एस बराबर होता है तीनों भुजाओं को जोड़कर। देखिए पहली भुजा 10, दूसरी भुजा थी हमारी 24, और तीसरी भुजा निकल कर आई हमारी कितनी 26। तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, तीनों को जोड़कर कितना आएगा 60, और इसमें 2 से लगा देंगे हम भाग, तो कितना हो जाएगा हमारा 30। कितना निकल के आया एस, कितना निकल के आया हमारा 30। अब आगे देखिएगा, अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई ए सी बी सी, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 1/2 मल्टीप्लाई ई बी की वैल्यू है 10 इंटू बी सी की वैल्यू है 24, कितना हो जाएगा ये 120। कितना हो जाएगा 120, यानी 2 से ये कटेगा 12 बार, ये हो जाएगा 120। अब निकालेंगे हम वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर अब निकालेंगे हम वृत्त की त्रिज्या, तो देखिएगा वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप, यानी कि एस। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना निकला 120, तो 120 बटे एस कितना निकला था हमारा, अर्ध परिमाप कितना निकला था हमारा 30। 30 का इसमें भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार। क्लियर है। 0 से 0 काट दिया, 3 चौक 12, यानी 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी निकली 4 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको हम दोबारा देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमने त्रिभुज बनाया ए बी सी समकोण त्रिभुज, जिसमें से हमें एक ए बी भुजा दी गई है और बी सी भुजा दी गई है। हमें तीसरी भुजा निकालना है, यानी कर्ण हमें निकालना है, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, जिससे हमें तीसरी भुजा भी मिल गई, कितनी 26 सेंटीमीटर। तब हमें तीनों भुजाएं मिल गई। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो तीनों भुजाओं को ऐड करके उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, अर्ध परिमाप निकल आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी मल्टीप्लाई बी सी। तो 1/2 ए बी की वैल्यू रख दी हमने 10, बी सी की वैल्यू रख दी हमने 24, तो कितना निकल के आया हमारा 120। अब फॉर्मूला रख देंगे हम वृत्त की त्रिज्या का। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, यानी कि एस। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था हमारा 120 और जो एस निकला हमारा 30, तो हमने 30 का 120 में भाग दिया, आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा
पी क्यू और आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है। यदि पी एवं क्यू का औसत वजन 54 किलोग्राम है और क्यू एवं आर का 48 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा पी क्यू और आर का कुल भार निकालेंगे हम। कुल भार कितना है, कुल भार, तो देखिएगा पी क्यू आर का कुल भार तो कितना है 58 गुणे 3, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं पी क्यू आर, इनका कुल भार कितना हो जाएगा 174 किलोग्राम। कितना 174 किलोग्राम। क्लियर है। अब क्यू और आर का कुल भार निकालेंगे हम यहाँ पर। क्यू और आर का कुल भार, क्यू और आर का यहाँ पर कुल भार निकालेंगे तो देखिएगा 48 गुणे 2 कितना हो गया टोटल 48 दूनी 96 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखिएगा हम पी का भार निकालेंगे। किसका, पी का भार, पी का भार, तो देखिएगा यहाँ पर पी का भार 174 में से हम 96 को माइनस कर देंगे तो हमारा पी का भार निकल आएगा कितना 78 किलोग्राम। पी का भार निकल आएगा 78 किलोग्राम। देखिएगा क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना, स्किप बिल्कुल मत करना वीडियो को, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब पी और क्यू का कुल भार निकाल लेंगे। यहाँ पर हम पी और क्यू का कुल भार, पी और क्यू का यहाँ पर हम कुल भार निकाल लेंगे। कितना आएगा 54 गुणे 2 कितना 108 किलोग्राम, 108 किलोग्राम। अब आगे देखिएगा, अब चाहिए हमें क्यू का भार, यानी क्यू का वजन पूछा है क्वेश्चन में, हमें क्यू का भार चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्यू का भार, क्यू का भार हम निकालेंगे तो 108 में से हम 78 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्यू का भार निकल आएगा, यानी कि 30 किलोग्राम। कितना 30 किलोग्राम। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। 20 आदमी, तो यहाँ पर देखिएगा हम लिखेंगे 20 मैन प्लस 15 लड़के यानी 15 बॉय किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर। आगे 25 आदमी, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम 25 मैन और 10 लड़के प्लस 10 लड़के किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 9 दिनों में कर सकते हैं। देखिएगा आप लोग समझ जाना, यहाँ पर पेन ठीक से नहीं चल रहा है, एक सेकंड। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं इसको फिर से, क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा था ठीक से। देखिएगा 20 आदमी यानी 20 मैन प्लस 15 लड़के यानी 15 बॉय किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। और 25 आदमी 10 लड़के यानी 10 बॉय उसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, 9 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा इनका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 200 मैन, ठीक है, 200 आदमी प्लस 150 बॉय बराबर ये हो जाएगा 225 आदमी, 225 आदमी यानी 225 मैन प्लस 90 बॉय, 90 लड़के। ठीक है। अब देखिएगा अब कर लेंगे हम सब्ट्रैक्ट, यानी कि मैन मैन एक तरफ कर लेंगे और बॉय बॉय एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 225 में से 200 एम घटाएंगे, यानी 200 मैन घटाएंगे, कितने बचेंगे 25 मैन। क्लियर, 25 मैन बचेंगे। आगे देखिएगा
150 बॉय में से 90 बॉय घटाएंगे, कितने बचेंगे? 60 बॉय बचेंगे, 60 बॉय बचेंगे। अब देखिएगा बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, यानी देखिएगा जो m की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60 और b की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 25। यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं मैन बटे बॉय, m बराबर हो जाएगा 60 और b बराबर हो जाएगा 25। अब इसको देखिएगा काट लेंगे, इसको काटेंगे हम 5 से, एक कटेगा 12 पंजे 60, 5 से कटेगा 55 25, यानी 12/5। मैन और बॉय का जो रेशियो निकल के आया है यहाँ पर देखिएगा, मैन रेशियो बॉय ये निकल के आया है 12/5। कितना? 12/5, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा 12/5। क्लियर है? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आप भी आसानी से सॉल्व कर लोगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। जब 622 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखिएगा 622 को 13 से हम विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ये आप लोगों के होमवर्क में है, बहुत ही ईजी है। इसका आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? देखिएगा 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि संख्या के अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई अंक 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाज्य है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि जो 10 है यानी इकाई का अंक 0 और 1 लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं है, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। बाकी देखिएगा 52 4 से विभाज्य है, 64 4 से विभाज्य है और 84 4 से विभाज्य है। क्वेश्चन में पूछा है 4 से विभाज्य नहीं है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 4 4 1 0, यानी हमें लास्ट का अंक देखना है, केवल लास्ट के 2 अंक देखना है। यदि वो पूरी तरह से 4 से विभाज्य तो संख्या 4 से विभाज्य होगी, वरना संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिएगा यदि आप किरण ESIC MTS बुक से 15 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आप गारंटी से ESIC MTS का प्रीलिम निकाल लोगे। क्लियर है? और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अब आपको डेली प्रैक्टिस पेपर हम सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि हमारा असिस्टेंट छुट्टी पर था, 15 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा था, इसलिए काम नहीं हो पा रहा था कि PDF क्रिएट नहीं हो पा रही थी। और लेकिन अब से आपको डेली वीडियो मिलेगी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। 7 मई को आपका एग्ज़ाम है, यानी आपके पास 10 दिन भी नहीं बचे हुए हैं पूरे। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। ये किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। उसने 6 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 12 दिनों में किया। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिएगा ए के द्वारा 6 दिन में किया गया काम, ए के द्वारा 6 दिन में किया गया काम। देखिएगा मैं साथ में लैंग्वेज भी लिख रहा हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिएगा 6/24 यानी 6 एकम 6 6 चौक 24, 1/4 भाग। कितना? 1/4 भाग, यानी जो ए है, ए के द्वारा 6 दिन में किया गया काम कितना है? 1/4 भाग है। अब निकालेंगे हम यहाँ पर शेष भाग। जो शेष भाग किया किसने किया? बी ने किया। शेष भाग निकालेंगे हम, 1 में से 1/4 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3/4 भाग। और जो 3/4 भाग शेष किया ये 12 दिनों में किया। किसने किया? ये 12 दिनों में किया, ये किया बी ने। देखिएगा शेष कार्य 12 दिनों में किया, किसने? बी ने किया। कितना? 3/4। अब आगे देखिएगा 3/4 भाग 12 दिनों में बी ने किया। अब देखिएगा 1 भाग
बी 12 गुणे 4/3, 3 चौक 12 यानी कि 4 चौक 16 दिन। बी अकेले वह काम कितने दिनों में करेगा, यानी एक भाग जो बी करेगा कितने दिनों में करेगा, 16 दिनों में करेगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 16। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। यदि टंकी का 3/7वां भाग 36 मिनट में भर जाता है तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय, यानी मिनटों में भर जाएगी, कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम शेष भाग निकालेंगे। शेष भाग तो एक में से हम 3/7 को हम सबट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा हमारा 4/7 भाग, कितना बचेगा 4/7 भाग। अब देखिएगा टंकी का 3/7 भाग, टंकी का 3/7 भाग 36 मिनट में भरता है, कितने 36 मिनट में भरता है, 36 मिनट में भर जाता है। तो टंकी का 4/7 भाग कितने टाइम में भरेगा, टंकी का 3/7 भाग 36 मिनट में भरता है, तो 4/7 भाग कितने समय में भरेगा। तो देखिएगा 36 गुणे 7/3 गुणे 4/7। अब देखिएगा इसको हम काट लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 चौक 48, यानी 48 मिनट में भर जाएगा। जो टंकी का शेष भाग है कितने समय में भर जाएगा, 48 मिनट में भर जाएगा टंकी का 4/7 भाग। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। यदि दो घनों आयतनों का अनुपात 125:27 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है। देखिएगा दो घनों के आयतनों का अनुपात, यहाँ पे हम लिखते हैं घनों के आयतनों का अनुपात कितना दिया गया है हमें, 125:27। क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, उनकी भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात कैसे निकालते हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिएगा घनों की भुजाओं का अनुपात, घनों की भुजाओं का अनुपात। तो देखिएगा घनों की भुजाओं का अनुपात हम निकालते हैं 125 और √27 और यहाँ पर 3 की पावर। क्लियर है। क्योंकि घनों का अनुपात निकालते हैं हम तो यहाँ पर हम √3 लगाते हैं। क्लियर, √3। अब यहाँ पर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, यानी 5:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। घनों की भुजाओं का अनुपात यानी 125 का क्यूब रूट लगाएंगे और 27 का क्यूब रूट निकाल लेंगे हम, तो यानी कि 5:3। क्लियर है। यानी इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 125 का क्यूब रूट और 27 का क्यूब, 27 का 3 होता है, 125 का 5 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है तथा उसे 108 रुपये की छूट पर बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर हम मानते हैं, माना छूट प्रतिशत x है, छूट प्रतिशत x प्रतिशत है। क्लियर, माना छूट प्रतिशत x प्रतिशत है। अब निकालेंगे हम 720 का x प्रतिशत, 720 का x प्रतिशत बराबर 108। अब यहाँ पर देखिएगा 720 गुणे x/100
बराबर 108। आगे देखिएगा, ये हो जाएगा 720 x बराबर, और ये हो जाएगा 108 गुणे 100। अब देखिएगा x बराबर हो जाएगा 108 गुणे 100 बटे 720। अब इसको काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 15%। कितना आ जाएगा? 15%, यानी जो छूट निकल के आ जाएगी हमारी 15%। एक्स की वैल्यू हमने 15% मानी थी, 15% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 950 रुपये है। एक दुकानदार 10% की छूट देता है तथा फिर भी वह 80% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं वस्तु का 100 रुपये। यहाँ पे लिखते हैं माना वस्तु का क्रय मूल्य, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। क्लियर। अब देखिएगा, एक पर वह 80% का लाभ कमाता है। 80% का लाभ कमाता है यानी कि तो हो जाएगा 180, तो x गुणे 180, यानी x का 180%, x का 180% बराबर 950 का 90%, यानी 10% की छूट देता है। 10% की छूट देता है यानी कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। यहाँ पर 100 में से वह 80% का लाभ कमाता है तो 80 हम प्लस कर देंगे तो 180 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर 90% की 10% की छूट देता है तो कितना बचता है? 90। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा x का 90%, सॉरी 950 का 90%, तो यहाँ पे 950 का 90%। अब आगे देखिएगा, ये हो जाएगा 180 x बटे 100, ये हो जाएगा 950 गुणे 90 बटे 100। आगे देखिएगा, x बराबर, ये हो जाएगा x बराबर 950 गुणे 90 बटे 100। क्लियर है। यहाँ से देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। 95 का गुणा 9 में करेंगे तो आ जाएगा 475 रुपया। कितना? 475 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। ये आपका नंबर सिस्टम से है। दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि उनका अंतर 80 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिएगा, हम संख्याएं मान लेते हैं, संख्याएं मान लेते हैं हम यहाँ पर 2x और 7x। अब इनका अंतर देखिएगा, संख्याओं का अंतर यानी कि 7x माइनस 2x, अंतर कितना दिया गया है हमें? 80। क्लियर। आगे देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर 80, x बराबर 80 बटे 5, 5 से कटेगा 16 पंचे 80, x की वैल्यू आ गई कितनी? 16। अब इनमें से छोटी संख्या क्या है हमारी? छोटी संख्या देखिएगा हमारी 2x थी, x की वैल्यू कितनी मिली हमें? 16। 16 में कर देंगे हम 2 का गुणा, यानी 2 का गुणा, 16 दूनी 32, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। और यदि हमें बड़ी संख्या पूछता तो 16 का हम 7 में गुणा कर देते तो हमें बड़ी संख्या मिल जाती। पर क्वेश्चन ने छोटी संख्या पूछी है तो हम छोटी संख्या में गुणा करेंगे, यानी 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगी हमारी 32। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38। 2a बराबर
5b बराबर 10c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या है। तो देखिएगा 2a बराबर 5b बराबर 10c, इसको देखिएगा ऐसा लिख सकते हैं हम 2a/10 बराबर 5b/10 और 10c/10। क्लियर है। अब आगे देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा ये a/5 और बराबर b/2 और c/1। क्लियर है। अब इसका देखिएगा अनुपात बना लेंगे हम, a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा 5:2:1। ये हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:2:1। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39। 35 संख्याओं का औसत 6, प्रथम 18 संख्याओं का औसत 4 है और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 9 है, तो मध्य संख्या का मान क्या है। तो यहाँ पर मध्य संख्या निकालेंगे हम, मध्य संख्या। तो देखिएगा 18 संख्याओं का औसत 4 है, तो 18 गुणे 4 प्लस और अंतिम 18 संख्याओं का औसत 9 है, तो 18 गुणे 9 और 35 संख्याओं का औसत कितना है 6, तो माइनस कर देंगे हम 35 गुणे 6। इसको कर लेंगे हम सॉल्व, ये हो जाएगा हमारा 72 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 162 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 210। अब देखिएगा 234, इनको ऐड करेंगे 234 माइनस 210 कितना बचेगा हमारा 24, यानी 24 हो जाएगी हमारी जो मध्य संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 बहुत इजी है। यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। देखिएगा क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य सीधा हम यहाँ पर लिखते हैं, एक सेकंड। देखिएगा हम यहाँ पर लिखते हैं क्रय मूल्य यानी कि सीपी दिया गया हमें यहाँ पर 5 और एसपी दिया गया है यहाँ पर हमें 4, यानी कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी है, 4 रुपये में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ, यानी लॉस हुआ कितने का 5 माइनस 4 1 रुपये का। अब यहाँ पर लॉस परसेंट हमें निकालना है, तो लॉस परसेंट को रखते हैं हम ऊपर, एक को रखेंगे ऊपर, और हमेशा लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, लॉस और हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो देखिएगा यहाँ पे हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 को रखेंगे हम नीचे, प्रतिशत के लिए कर देंगे 100 का गुणा 5 से कटेगा 5 दूनी 10, यानी 20%। 20% की हानि हुई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। यदि लाभ 25% है तो क्रमशः क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा हम मान लेते हैं यहाँ पर माना क्रय मूल्य यहाँ पर 100 रुपये। क्लियर। क्रय मूल्य हम 100 रुपये मान लेते हैं और लाभ दिया है हमें 25%, लाभ दिया है 25%। अब आगे देखिएगा, अब निकालना हमें विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिएगा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य, तो यानी 100 प्लस लाभ कितना है 25, कितना हो जाएगा 125। विक्रय मूल्य कितना निकल आया 125। अब इनका बनाना है हमें अनुपात। तो देखिएगा क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 100 और विक्रय मूल्य कितना आया 125, कितना हो गया 4/5, कितना हो गया 4/5, क्योंकि इसको देखिए 25 से काटा हमने, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, यानी कि 4/5। अनुपात कितना आया 4:5। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42। किसी संख्या के 70% में से 120 घटाने पर परिणाम 90 आता है, संख्या का मान क्या है। किसी संख्या के, तो संख्या मान लेते हैं हम, यानी एक्स के 70% में से, यानी 70% का मतलब 70/100 में से 120 घटाने पर परिणाम कितना मिलता है 90 मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 70x/100 और ये 120 है, इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा 90 + 120। क्लियर। आगे देखिएगा 70x/100 बराबर ये हो जाएगा 210। अब देखिएगा x बराबर हो जाएगा 210 × 100/70, 70 से कटेगा 210 3 बार और 3 का गुणा होगा 100 में, यानी 300। x की वैल्यू कितनी निकल के आई 300, 300 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। यदि किसी संख्या का 1/3, संख्या मान लेते हैं x का 1/3 यानी 1/3 कितना है 75 है, तो उस संख्या का 80% क्या होगा। तो देखिएगा पहले हम बस संख्या निकालेंगे यहाँ से, तो x बराबर 75 × कितना होता है 3 × 5 = 15 यानी कि 5 हासिल आई 1 3 7 21 22 यानी 225। संख्या कितनी निकल के आई हमारी बात 225। अब 225 का निकालना है हमें 80%, 225 × 80/100। अब देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 5 से इसको काटेंगे 5 चौक 20, 5 25, 45 चौक कितना होता है 4 पंचे 20, 20 का 0 वहाँ से लाई 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18 यानी 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44। केशव यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह एक निश्चित दूरी 12 घंटे में तय कर सकता है। यदि वह दूरी रेलगाड़ी से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा, यानी कितना घंटे लगेगा। तो देखिएगा दूरी बराबर होता है गति गुणे समय। यहाँ पे हम लिखते हैं दूरी बराबर होता है गति गुणे समय। क्लियर है। गति गुणे समय, गति कितनी 8, समय कितना दिया गया है 12, 12 8 96 यानी 96 किलोमीटर। क्लियर है। अब निकालना है हमें समय, अब निकालना है हमें यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी बटे गति। तो यहाँ पर दूरी कितनी निकली हमारी 96, समय कितना दिया गया 16, 16 का भाग 96 में देंगे कितना 6, 16 छक्के 96 यानी 6 घंटे कितने लगेगा 6 घंटे का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45। यदि एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने के लिए 14 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। तो देखिएगा रेलगाड़ी की गति निकालेंगे यहाँ से हम 350/14, क्योंकि गति का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था। क्लियर है। मीटर पर सेकंड, यहाँ पर मीटर पर सेकंड। अब आगे देखिएगा तो रेलगाड़ी की गति हमें निकालना है, तो 350/14 × 18/5 का कर देंगे हम मल्टीप्लाई।
तो निकल आएगा हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। यदि आपने रेलगाड़ी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, गति समय वाला, तो आपको जरूर समझ में आया होगा ये। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46। एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 7% के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज दर 8% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 2240 रुपये से बढ़ जाता है। निवेश की गई धनराशि रुपये में क्या है। तो देखिएगा, माना निवेश की गई धनराशि P है, यानी उसको हम प्रिंसिपल मानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। माना निवेश की गई धनराशि, माना निवेश की गई धनराशि कितनी है, P। क्लियर। और इसका जो दर मान लेते हैं हम, यानी कि रेट मान लेते हैं, दर 8%। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार लगाएंगे हम। यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रश्न से। क्लियर है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना थोड़ा क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा P मल्टीप्लाई R+8 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 100। क्लियर है। आगे देखिएगा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 7 अपॉन 100। सॉरी, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और बराबर कितना दिया गया हमें, 2240। कितनी, 2240 रुपये बढ़कर हो जाती है 2240। क्लियर है। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7RP प्लस 7 का भाग 8 में, 7 का गुणा 8 में देंगे, 7 8 56, तो ये हो जाएगा हमारा 56P माइनस 7RP बराबर कितना हो जाएगा, 2240 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है। अब देखिएगा 7RP कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ पर बचा हमारा 56P बराबर 2240 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर देखिएगा P बराबर हो जाएगा हमारा, P बराबर हो जाएगा 2240 गुणे 100/56। क्लियर है। ये कट जाएगा 40 बार, यानी 2240 56 से कटेगा ये 40 बार, और 40 का गुणा कर देंगे 100 में, कितना आ जाएगा 4000। यानी निवेश की गई राशि कितनी थी, 4000। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 और 48। नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2008 से 2015 तक दो शहरों ए तथा बी में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की संख्या को दर्शाया गया है। तो देखिएगा इस ग्राफ का यूज करके, यानी इस ग्राफ के माध्यम से आपको ग्राफ की सहायता से क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर देना है। और इसका आंसर आप सभी हमें कमेंट्स में बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन में पूछा गया है, किस वर्ष में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है। तो आपको ग्राफ में चेक करना है और बताना है। देखिएगा जो ये ग्राफ दिया गया है इसको आपको समझना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। और देखिएगा एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 48। देखिएगा ये दिया गया है इसी ग्राफ से रिलेटेड है। शहर ए में क्रमागत 2 वर्षों में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन किस वर्ष में अधिकतम है।
तो आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें देना है। क्लियर है? चलते हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49। 1,20,000 रुपये में एक कार बेचने पर डेविड को 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिएगा हम यहाँ पर मानते हैं अभीष्ट विक्रय मूल्य, यहाँ पर लिखते हैं हम, देखिएगा विक्रय मूल्य। क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा 100 प्लस प्रॉफिट सेकंड, यहाँ पर जो प्रॉफिट सेकंड हुआ, प्रॉफिट परसेंट सेकंड अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट फर्स्ट, प्रॉफिट परसेंट फर्स्ट। क्लियर है? और मल्टीप्लाई पहला विक्रय मूल्य, ये है फॉर्मूला, पहला विक्रय मूल्य। समझ में आया होगा? देखिएगा 1,20,000 रुपये में एक कार बेचने पर डेविड को 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट सेकंड और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 1, इसको हमने अपॉन में रख दिया और मल्टीप्लाई पहला विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पहला कितना है? 1,20,000। अब हमें दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा हमारा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हो जाएगा हमारा 130 और ये हो जाएगा हमारा 120। कैसे? यहाँ पर देखिएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट सेकंड कितना है हमारा 30 और फर्स्ट कितना है 20, तो 100 प्लस 20 ऐड कर दिया, कितना हो गया 130 अपॉन 120। क्लियर है? 130 अपॉन 120। अब देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला विक्रय मूल्य रख देंगे। फर्स्ट वाला विक्रय मूल्य कितना था? 1,20,000। अब इसको हम काट देंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, 1 2 3 4 0 लगा दिए, यानी 1,30,000। 1,30,000 सेकंड वाला विक्रय मूल्य होगा। ये हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, सरल कीजिए, यानी ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई का। ठीक है? तो देखिएगा इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 25/10, थोड़ा नीचे लिखते हैं। देखिएगा 25/10 माइनस, अभी ब्रैकेट वाला हम सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7 और 4 × 12। क्लियर है? 4 × 12 मल्टीप्लाई 6/5 प्लस 14/3 मल्टीप्लाई 9/10 माइनस, अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे 1/5 और मल्टीप्लाई, ये संख्या पलट जाएगी 25/1 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम काटेंगे, ये कटेगा हमारा 5 से कटेगा 55 25 5 बार, और ये 3 से कटेगा 3 तिरका 9, ये 2 से कटेगा 2 पंचे 10 2 7 14, ये हमारा 3 से कटेगा, सॉरी 6 से कट जाएगा 6 दूनी 12, और ये 5 से कटेगा 55 25 5 दूनी 10। अब देखिएगा यहाँ पर संख्या छोटी हो गई, ये हो गई 5/2 माइनस 7/5 दूनी 10 7/10, और ये प्लस यहाँ पर 7 21 21/5, कितनी 21/5 और माइनस 5/1। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब देखिएगा इनका लेंगे हम एलसीएम, 2 10 5 का एलसीएम आएगा हमारा 10। अब यहाँ पर देखिएगा 2 का भाग हम 10 में देंगे, आएगा हमारा 5,
और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे आ जाएगा हमारा 25 माइनस यहाँ पे आएगा हमारा 7 प्लस यहाँ पे आएगा हमारा 5 दूनी 10 21 दूनी 42 माइनस यहाँ पे आएगा हमारा 50। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, देखिएगा प्लस की संख्या जोड़ लेंगे, माइनस माइनस की जोड़ लेंगे। 25 और 42 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 25 और 42 को ऐड करेंगे आएगा हमारा 67। कितना आएगा 67 माइनस की संख्या माइनस 50 और माइनस 7 को ऐड करेंगे कितना आएगा 57 और बटे 10। 67 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, तो बचेगा हमारा 10 बटे 10, 10 का भाग 10 में देंगे कितना आएगा 1, यानी 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ESIC MTS का मैथ का प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट इस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आप एक बार जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ESIC MTS इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। आपको प्रैक्टिस पेपर देख के आइडिया लग गया होगा कि ESIC MTS किस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन पूछता है। और देखिएगा इन 10 दिनों में मैं आपको 15 प्लस प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाऊँगा, यानी DSP कोचिंग सेंटर पर 15 प्लस प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाए जाएंगे ESIC MTS के लिए। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।